वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गए। भाजपा उसको दूर करने की पूरी प्रयास करेगी। वो कानून व्यवस्था के मामले पर आने के बाद वो पीडीएम इसलिए तैयार हुआ, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हमारे वोटर ज्यादा से ज्यादा निकले। वोट निकालने की जो जिम्मेदारी कुछ ऐसे विषयों को लेकर, इसके अलावा आने वाले जो अगले चरण के चुनाव है उन विषयों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। सर, जो भी रिपोर्ट अभी सामने आ रहे हैं, तकरीबन 60% से अधिक की वोटिंग हुई है 102 सीटों पर। ये आने वाले चरण चुनाव को लेकर क्या इशारा कर रहा है? इसके अलावा क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, अभी पहले चरण का चुनाव है, गर्मी की भी शुरुआत मानी जा रही है। आज जो मतदान हुआ है, मैं यदि यूपी की बात करूं तो कई स्थानों पर लगभग 41% तापमान था। अब ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो सभी पार्टियों के सामने यह चुनौती है कि वो वोट को कैसे प्रतिशत को बढ़ाएं। ये ऐसा किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। वोट निकलेगा तभी ये वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसा नहीं, सरकार ने भी कोशिश किया है, चुनाव आयोग ने बड़ी कोशिश किया है कि लोगों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, और निश्चित तौर पर इस पिछली बार की अपेक्षा इस बार अभी तक का जो रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछली बार 63% यूपी में वोट पड़ा था। अभी क्योंकि पहले चरण का है और इस बार पहले चरण में थोड़ा बहुत यदि कम भी हुआ होगा, तो सभी पार्टियां थोड़ा सा अपने को सचेत होंगी और निश्चित तौर पर वो आने वाले दिनों में जो दूसरे चरण के चुनाव होंगे, तीसरे चरण के चुनाव होंगे, उसमें अधिक से अधिक वोट निकालने की जुगत में सभी दल शामिल होंगे। और अरुण जी, देखिए, एक बात कहा जाता है कि जितने प्रतिशत भी मतदान होता है, कहीं न कहीं उसको सरकार से भी जोड़कर या उनके कार्यकाल से भी जोड़कर देखा जाता है। सीधे सीधे माना जाता है कि अगर अधिक वोटिंग हुई है तो उसका कुछ अलग प्रभाव है। क्या इस बार, सीधे सवाल ये है कि क्या इस बार भी ऐसा देखा जा सकता है कि अगर अधिक वोटिंग हुई है तो सरकार के पक्ष या विपक्ष में ऐसी बातें होंगी? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई मापदंड नहीं है कि सरकार के खिलाफ वोट या सरकार के पक्ष में जाने की बात आती है। एंटी इनकम्बेंसी किसी की कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन वर्तमान में यह देखने की ज़रूरत है कि जैसे दूसरे दल हैं, उनके पास कोई बड़ा लीडर के तौर पर कांग्रेस के पास एकमात्र राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं जो कहीं जाकर के ये बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम योगी, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो जाकर के चुनावी प्रचार में, अभियान में जुटे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो उत्तर प्रदेश और साउथ में जहां भी, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटक में, जहां भी चुनाव हुए हैं, आप ध्यान दीजिए तो सबसे ज़्यादा जो सभाएं अभी तक हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वह सभा साउथ में हुआ। अभी तक तमिलनाडु में उन्होंने 5 सभाएँ किया है। और ऐसी स्थिति में उनकी ये पूरी कोशिश भाजपा की ये रही है कि हमारे जो लीडर हैं, वो बड़े लीडर हैं, जो ब्रांड वो हैं, वो उनको अधिक से अधिक लोग सुने, उनके पास बात उनके पास पहुंच सके, सरकार की नीतियों को पहुंचा सकें। तो वो ऐसा कहीं नहीं होता कि जिनकी सरकार रही है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में जाकर के लोग वोट दें। कई बार ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को, पिछले विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो 2017 में ये हुआ कि क्योंकि 2017 में चुनाव हुआ तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, जिनके बारे में कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाना एक श्राप माना जाता था, जो मुख्यमंत्री रहा करते थे तो नहीं जाते थे। तो ऐसी स्थिति में लेकिन योगी ने उस मिथक को तोड़ दिया। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अब जनता बड़ी जागरूक है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये काम सभी दलों ने किया है और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। कहीं से भी, जैसे बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ 77% तक वोट पड़ा है, तो वहाँ तो भाजपा बनाम तूलमूल कांग्रेस चल रहा है। तो दोनों पक्ष अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश में है कि अधिक से अधिक वोट पड़े। ये वोट परसेंटेज वहाँ के दोनों दलों को दिखाता है कि हमने मेहनत किया है। वोट ये तो चुनाव के बाद 4 जून के बाद सामने आएगा कि सबसे ज़्यादा वोट किसके पक्ष में पड़ा। लेकिन सभी राज्यों को देखें, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं, वहाँ भले ही दूसरे की सरकार कहीं रही हो, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते उसके पक्ष में वोट नहीं गए। एक सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की सियासत पर हम बात करेंगे। लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही है, आज भी वहाँ पर 8 सीटों पर वोट डाले गए। एक बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ वोटर या एक वर्ग जो है वो साइलेंटली अपना काम कर रहा है, या फिर वो कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है। प्रथम चरण चुनाव में क्या आपने ऐसा समझा, क्या आपने ऐसा अनुभव किया कि वो वोटर पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रहा है? एक वर्ग की बात कही जाए, देखिए, एक वर्ग में अल्पसंख्यक वर्ग की यदि बात करें उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2017, 2019 इन तीनों चुनावों में ये दर्शा दिया कि यदि अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलता है तब भी हम चुनाव जीतते रहे। भाजपा ने अपने टारगेट
अपने चुनावी रणनीति के टारगेट अपने ही वोटरों को उन्होंने करने की कोशिश की कि हमें जो उसका वोट नहीं मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत पहल करने की कोशिश किया, जैसे 3 तलाक के मुद्दे पर महिलाओं को किया। अभी तक ये जो रुझान रहा है देखा जाए इस चुनाव को लेकर के, जो साइलेंट वोटर पिछली बार की अपेक्षा अभी तक आप ध्यान देंगे कि जितने भी सभाएं हुई, जितने भी लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों के बयान आ रहे हैं, उस पर उसका कोई प्रतिकार कोई अल्पसंख्यकों की तरफ से नहीं हो रहा है। तो ये माना जा रहा है, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनके में, राजनीतिक जो वो लोग हैं उनका ये मानना है कि साइलेंट वोटिंग करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2009 के चुनाव में बनारस में उस समय चुनाव लड़ रहे थे मुरली मनोहर जोशी और उनके खिलाफ थे मुख्तार अंसारी। दोनों जगह से चुनावों में सबसे ज़्यादा वोट जो पाए थे वो था रोहनिया विधानसभा क्षेत्र और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में। वो चुनाव जीत के आ रहे थे मुख्तार अंसारी, वहाँ पर ज़्यादा वोट मिला भारतीय जनता पार्टी से उनको 2009 में। लेकिन जब शहर में ये मामला आया इस चीज़ को लेकर के, तो एक तरह से होता है कि भाई एक वर्ग जो है बहुत ज़्यादा लाइन लगा के बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, उसमें ज़बरदस्त लोगों ने दोपहर बाद जो है भीड़ उमड़ी है, जाकर के लोगों ने वोट दिए। तो ये भाजपा का जो पैटर्न है काम करने का, वो दिखाता है कि यदि साइलेंट वोट ज़्यादा पड़ रहा है तो हम अपने लोगों को निकालने की कोशिश करें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पर सबसे मजबूत संगठन के तौर पर माने जा रहे हैं। उनके बूथ पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जिनको उन्होंने टारगेट दे रखा है कि आपको इतने वोट निकलने हैं, ये काम दूसरे दल उनको देखी देखा में कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। तो वोट निकालने की जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास है, वो जिम्मेदारी उनके पास या उनके पास उतना संगठन मजबूत नहीं है दूसरे दलों के पास। तो साइलेंट वोटर यदि होंगे ऐसा, तो मुझे लगता है कि भाजपा उसका कार्ड जरूर निकालेगी। तो ये जो पुराना जो इतिहास रहा है ऐसी स्थिति में, तो वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हमारे वोटर ज़्यादा से ज़्यादा निकले। पूर्वांचल पर हम बात करेंगे। पूर्वांचल पर सबकी नज़र रहती है और बहुत ही टफ लड़ाई यहाँ की मानी जाती है। आप तैयारियों को भी देख रहे होंगे, इसके अलावा नया मोर्चा भी यहाँ पर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी खास तैयारी की और उनका कहना है कि हम यहाँ पर जीत के लिए नहीं बल्कि बड़ी जीत, रिकॉर्ड मतों की जीत के लिए काम कर रहे हैं। खुद वाराणसी की सीट उसमें शामिल है और धीरे धीरे अंतिम चरण में वहाँ पर चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है पूर्वांचल की लड़ाई कैसी होगी? जो नए मोर्चे बने हैं या फिर इंडिया गठबंधन एनडीए की लड़ाई हो, उन तीनों एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले में आप कहां देख रहे हैं? देखिए, पीडीए और पीडीएम दोनों किस तरह से एक दूसरे का वोट काट सकें, मुझे ऐसा लगता है। भाजपा का अपना एक वोट बैंक है, वोट बेस है। पीडीएम इसलिए तैयार हुआ क्योंकि वो पल्लवी पटेल और ओवैसी की तरफ से उनके जो तैयार हुआ है, उसमें कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो किसका वोट काटेंगे? वो अल्पसंख्यक का वोट काटेंगे और वो एक वर्ग की काटेंगे, जैसे पटेलों का वोट काट सकती हैं, मुझे लगता है। अब रहा पीडीए का सवाल, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, इस बार का जो अल्पसंख्यक वोट है, मुझे लगता है कि सीधे सीधे वो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर। क्योंकि हमने भी कई जगह जाकर के सर्वे किया, लोगों से बातचीत जो मेरी होती है, उसमें यही निकल के आता है कि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये लगता है कि हमें भाजपा का कौन प्रत्याशी है उसको हराने के लिए मुझे एक वोट, मुफ्त वोट देना है। वो अपने वोट को इधर उधर नहीं करेंगे। बिहार में जैसे पिछली बार ओवैसी ने वहाँ 6 सीटें इसलिए पाई क्योंकि वहाँ उन्होंने वोट का बंटवारा कर लिया। इस बार वो दिखाई नहीं पड़ रहा है विधानसभा चुनाव में बिहार में, इस बार वो दिखाई पड़ रहा है। इस बार पूरी तरह से वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं कुछ लोगों की नाराज़गी को, जो आपने पिछला सवाल किया। नाराज़गी के रूप में देखिए, मुझे लगता है कि चाहे वो किसी भी दल में कोई ना कोई नाराज़गी रहती है किसी चीज़ को। पिछले दिनों एक सवाल आया कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नाराज़ हैं, तो राजपूत समाज को लेकर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता के रूप में योगी हैं, राजनाथ सिंह हैं, वीके सिंह हैं। यदि उस क्षेत्र में जाकर के लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो वो नाराज़गी दूर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी को ये माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, तो जिनकी जो नाराज़गी भी होगी ना, वो कानून व्यवस्था के मामले पर आने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के पिछली सरकारों में, जिसको कम से कम कोशिश करने की है। ज़्यादातर मतलब मुझे लगता है जो रंगदारी मांगी जाती थी, जो सरेआम गैंगवार होता था, उस पर एक रोक लगी है इस सरकार में। पिछले 7 सालों में देखा जाए, कोई व्यक्ति चाहे वो विपक्ष का नेता भी होगा तो यही कहेगा कि हाँ ये रोक लगा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा ये बढ़ रहा है। और 2 बातें और,
पश्चिमी उत्तर में शुरू से ये मेरा मानना रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही है दोनों विपरीत रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति रही है। तो सांप्रदायिक राजनीति के मुद्दे पर वहाँ कानून व्यवस्था का जो काम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी की नाराज़गी भी होगी तो वो दूर हो जाएगी। भाजपा उसको दूर करने की पूरी प्रयास करेगी। यही एक कारण था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ कई सभाएं की, मेरठ, सहारनपुर से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के गाजियाबाद तक उन्होंने कई सभाएं की और हर सभाओं में उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था का। क्योंकि उस इलाके के लोग, जो लोग भी ऐसे थे, चाहे वो जाट थे, चाहे गुर्जर थे, चाहे जो भी लोग थे, वो कानून व्यवस्था के मामले में सबसे ज़्यादा उस समय उनको तकलीफ थी, सबसे ज़्यादा वो दहशत में हुआ करते थे। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हमें लगता है वो सफल रहेगी। अरुण जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे। साफ तौर पर अगर पूर्वांचल की बात कर ली जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पर लड़ाई टफ होती है। बीजेपी का दावा अलग है, इंडिया गठबंधन का दावा यहाँ पर अलग है। आपने सुना ही होगा कि बीजेपी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करी। वही राहुल गांधी का ये कहना है कि आप यहाँ से बहुत कम सीटें जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो लॉ एंड ऑर्डर का आपने जिक्र किया वो प्रभावी रहेगा या फिर कुछ अन्य विषयों के साथ यहाँ पर वोटर सोच रहे हैं? बीते दिनों गाजीपुर में भी गाजीपुर से ही जुड़े एक व्यक्ति से जुड़ी जो घटना हुई, वो प्रभावी रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, पूर्वांचल की राजनीति को इस नज़रिए से आप देखें कि जातिवादी राजनीति का होने के नाते मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई दिखाई पड़ रही हैं। मैं उदाहरण लेता हूं गाजीपुर का। गाजीपुर में जो प्रत्याशी आए वो अचानक चौंकाने वाला प्रत्याशी आया, पारसनाथ यादव राय की बात आई तो स्वाभाविक है कि ऐसा चेहरा नहीं थे जिसको लेकर के लोग थोड़ा चौंके। रहा सवाल उनके विपरीत जो अफजाल अंसारी खड़े हैं, उनके परिवार में 4-5 विधायक भी रहे हैं। उन्होंने ज़मीनी स्तर पे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को कि वहाँ जो गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग हैं उनके बीच में उन सब परिवारों ने काम किया है। उसका प्रभाव चाहे मुख्तार का, चाहे उनके परिवार का जो प्रभाव है वो मऊ और आजमगढ़ पे भी रहा है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं आजमगढ़ को देखा जाए तो आजमगढ़ में पिछली बार भले ही उपचुनाव में निरहुआ चुनाव जीत गए होंगे धर्मेंद्र यादव से, लेकिन पिछली बार 2.5 लाख, लगभग 2.25 लाख वोट गुड्डू जमाली ने, अब वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गए। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ एयरपोर्ट बना दिया, विश्वविद्यालय बना दिया, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं। यदि विकास पे चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतना चाहिए। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति जो है पूरी तरह से जातिवादी राजनीति है, लिहाजा मुझे लगता है कि इस बार आजमगढ़ भी बहुत टफ रहेगा। यही हाल घोसी का है। घोसी में आप देखेंगे तो वहाँ समाजवादी पार्टी ने उनको राजीव राव को खड़ा कर दिया और बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को खड़ा कर दिया। वहीं बालकृष्ण चौहान जो वहाँ के पूर्व सांसद थे। अब ऐसी स्थिति में पिछले दिनों उपचुनाव हुआ, अब अरविंद राजभर को उन्होंने सुभाष पास दे दिया। पिछले उपचुनाव में देखा जाए तो वहाँ से दारा सिंह चुनाव हार गए। तो अब दारा सिंह चुनाव हार गए तो चौहान वोट किधर जाएगा, ये बड़ा ही वहाँ फैक्टर काम करेगा। तो ये 2-4 सीटें ऐसी हैं। अब जौनपुर को आप लेंगे पूर्वांचल में तो यहाँ चुनाव में यदि कृपाशंकर जी खड़े हैं, बाबू सिंह कुशवाहा खड़े हैं समाजवादी पार्टी से, तो अब धनंजय सिंह की पत्नी आ गई हैं। तो वोट किसका कटता है?